मैं आपसे उदाहरण 2 का और देना चाहता हूं। इसी में एनसीईआरटी में इस बार कल लगभग 20% कंसेशन पे टेक्स्ट बुक बांटी गई। कारण यह है कि वहां पर उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि निष्पक्षता से कागज की खरीद होना चाहिए। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस भाव में कागज खरीदा गया। तो मैंने उनसे पूछा कि पिछले 5 सालों में क्या रेट से कागज खरीदा गया। आज तक उसका मुझे उत्तर नहीं मिला है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी मिली है कि भारी भ्रष्टाचार खरीद में होता है। मैं इसी के साथ साथ 2 ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण है एक ऑटोनॉमस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो देश में विख्यात है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि 5 साल से वहां कार्यरत हैं, उनको 5 साल के बाद नियुक्ति के अधिकार उनको नहीं दे रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। यहां से वाइस चांसलर उन्हें नियुक्ति के अधिकार नहीं दे रही है, प्रमोशन रोक दिए गए हैं। वहां पर लगभग 100 फैकल्टी मेंबर्स के पोस्ट वेकेंट हैं। कहां पर? जो देश का सबसे सर्वमान्य, मैं तो हरदीप पुरी साहब से कहूंगा कि आप जरा इसको देखिए कि सेंट स्टीफन के साथ क्या हो रहा है। वो हिंदू कॉलेज के हो तो आपकी राइवलरी भले हो सकती है सेंट स्टीफन के साथ। तो बस इसमें निवेदन करता हूं कि इसमें 100 पद खाली। इसी प्रकार से जेएनयू के अंदर भी, जो कि देश का एक प्रमाणित और विख्यात इंस्टीट्यूशन है, वहां 150 फैकल्टी मेंबर्स के प्रमोशन केस पेंडिंग है। 30 फैकल्टी एलिजिबल एसोसिएट प्रोफेसर अब भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। 30 फैकल्टी एलिजिबल प्रोफेसरशिप के लोग अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। 50 फैकल्टी एलिजिबल फॉर प्रोफेसरशिप के वो अभी भी एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे लोग हैं कि उनके छात्र वो उनके सीनियर हो गए। ये हालत है जेएनयू की, क्योंकि जेएनयू एक ऐसी संस्था है जो गरीबों को, गरीब परिवार के बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा देती है, जिसके साथ ये समझौता किया गया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पहले ग्रांट दिया करता था, लोन नहीं देता था। अब नीति परिवर्तित की गई है और हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अब कोई ग्रांट नहीं देगा। हैफा के माध्यम से आप लोन लीजिए, और लोन लीजिए यानी कि लोन पटाइए। अब लोन पटाने के लिए उनको तो फीस बढ़ानी पड़ेगी। तो फीस जब बढ़ानी पड़ेगी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो फीस बढ़ाएंगी और सरकारी यूनिवर्सिटीज को भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को जो अधिकार था ग्रांट देने का वो कायम रखना चाहिए। अब स्कॉलरशिप में भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप पेमेंट्स जो कि मिलना चाहिए वो महीनों तक उनको नहीं मिल पाते हैं। नेशनल लिविंग साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो कि बजट के कमी के कारण बंद कर दी गई है। एनएसटीएससी जो कि स्कॉलरशिप और ग्रेड 9 के बच्चों को प्रोत्साहन देता था वो भी बंद कर दिया गया। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि लॉन्च हुई थी उसको भी 2020 से समाप्त कर दिया गया। अब माननीय सभापति महोदय, कभी भी कोई टैक्स सरकारी यूनिवर्सिटीज पे नहीं लगता था। अब जीएसटी आने के बाद सरकारी यूनिवर्सिटी से भी जीएसटी ली जा रही है। सरकारी 18% शिक्षा बेचने की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा ये सुझाव है कि टेक्स्ट बुक और रिसर्च के जो भी इक्विपमेंट और सामान है और सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जीएसटी और सारे टैक्सेस माफ होना चाहिए, हम लोग डिमांड करते हैं। रिसर्च पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले एक जमाने में जितना रिसर्च पर खर्च होता था वो रिसर्च धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
9% शेयर जो इंडिया का एक्सपेंडिचर था रिसर्च डेवलपमेंट पे यूनिवर्सिटीज का, उसमें भी कमी की गई है। नीति आयोग ने खुद ने ये रिपोर्ट दी है कि इसमें इनोवेशन और कमर्शियल रिसर्च पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हुआ है। 2021-22 में स्टेट यूनिवर्सिटी को 40% पीएचडी स्टूडेंट्स को ये दिया जाता था, लेकिन अब स्टेट यूनिवर्सिटीज को इसमें लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि इस बारे में रिसर्च में जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जिनको पेटेंट की राशि मिलती है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। एज एन इंसेंटिव उनको अपने पेटेंट से रॉयल्टी मिलती है, उसको रखने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आई विल कंक्लूड। हालांकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका साथ, लेकिन करते हैं कुछ लोगों का विकास। शिक्षा के अंदर भी आप देखेंगे सांप्रदायिक रंग दिए जाने के संकेत हैं, करिकुलम में भी सांप्रदायिकता के संकेत है, नियुक्ति में भी भेदभाव किया जा रहा है। अब आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं। आप जब तक सुशिक्षित भारत नहीं बनाएंगे, तब तक विकसित भारत नहीं होने वाला माननीय सभापति महोदय। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज हालत यह है कि 1947 में 2 देश आजाद हुए, एक पाकिस्तान हुआ और एक भारत हुआ। पाकिस्तान ने कौन सा रास्ता चुना? थियोक्रेटिक, यानी कि थियोक्रेटिक स्टेट चुना, जो धर्म के आधार पर था। आज की हालत देख ली, उसकी हालत क्या है। दूसरी तरफ भारत ने लिबरल, मॉडर्न, सेक्युलर डेमोक्रेसी चुनी, और आज हम लोग कहां पहुंचे हैं। इसलिए साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि विचारधारा की लड़ाई हमारी है, और माननीय सभापति जी, विचारधारा के आधार पर यही देश में आज संघर्ष चला हुआ है, जिस संघर्ष में हम पूरे तरीके से उन लोगों के साथ हैं जो पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सब लोगों एक साथ लोग के काम करेंगे और सबको सुशिक्षित करेंगे, एक्सेस देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तब हम लोग उसमें विकास कर पाएंगे।